हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जी मिंग के ग्रैंडफादर जो कि लिन फेंग के पिता के पुराने दोस्त भी थे, उनके कहने पर लिन फेंग ने वहाँ पे उसकी पोती जी मिंग को भी माफ कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को वहाँ पे ये भी बोल दिया था कि आज के बाद वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन जी मिंग जिसे अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा पछतावा था, वो दोबारा वहाँ पे लिन फेंग की मेंशन में आते हुए उससे माफी मांगने की कोशिश करती है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें लिन फेंग की मेंशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसे जी मिंग लिन फेंग से माफी मांगने के लिए उसके क्लोज जाती है तो लिन फेंग ने धक्का देते हुए उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था, जो देखकर जी मिंग को वहाँ पे बुरा तो बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसने अनजाने में ही कितनी बड़ी गलती की थी, इसलिए वो वहाँ पे खामोशी रहती है। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है, जी मिंग तुम्हें क्या लगता है कि ये सब बस कोई बच्चों का खेल है जिसे हम जब चाहे तोड़ सकते हैं और जब चाहे वापस से जोड़ सकते हैं। जिस पे जी मिंग वहाँ पे एक बार फिर से लिन फेंग से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, उस समय मैं बस खुद को ताकतवर बनाना चाहती थी और अनजाने में उस बुढ़िया एल्डर की बातों में आकर मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। यकीन मानो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, इवन मुझे तो सही से पता भी नहीं था कि वो बुढ़िया मुझसे क्या करवाने की कोशिश कर रही है। जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे कोर्ट में जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरे पिता के पुराने दोस्त ना होते तो अब तक मैं तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी मौत दे चुका होता कि तुम्हारी हड्डियां तक भी किसी को नहीं मिलती। अब प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अगर अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने ऊपर से आपा खो बैठूं। और लिन फेंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि गुस्से की वजह से उसकी बॉडी से खुद ब खुद ही वहाँ पे उसका हेमली स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो गया था, जिसने वहाँ पे जी मिंग को भी उड़ाते हुए लिन फेंग से काफी दूर फेंक दिया था। जो देखकर जी मिंग भी गुस्से से अपनी जगह पे खड़े होते हुए लिन फेंग से कहती है, जब से तुम ताकतवर बने हो तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गए हो, मुझे ये वाला लिन फेंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पे लिन फेंग दोबारा उसे वहाँ पे कोर्टून में जवाब देते हुए कहता है, तो फिर तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जी मिंग भी वहाँ पे समझ जाती है कि अब लिन फेंग और उसके रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं, इसलिए अब पुरानी बातों का कोई भी फायदा नहीं है। और यही सोचकर जी मिंग वहाँ पे आगे बढ़कर अपने पास एक जेट टोकन को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे लिन फेंग को देते हुए कहती है कि ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हें ये जेट टोकन देने के लिए बोला था, उन्हें पता चला है कि तुम अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो उन्होंने तुम्हारे लिए जेट टोकन भिजवाया है, जिससे तुम्हें अपनी माँ के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। और लिन फेंग को वो जेट टोकन देने के बाद जी मिंग उदास होकर वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन जाने से पहले पहले वो वहाँ पे लिन फेंग को एडवाइस देते हुए कहती है, कभी भी किसी के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा मत किया करो, ये दुनिया दिखने में जितनी ज्यादा सिंपल दिखाई देती है असल में यहाँ पे रहने वाले लोग उतने ही ज्यादा धोखेबाज होते हैं। और ये कहते हुए जी मिंग वहाँ से चली जाती है, जिसके जाते ही शाओटियन वहाँ पे बाहर आते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, इन औरतों को समझ पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, एक समय था जब इस लड़की ने खुद आपको धोखा दिया था और अब ये दूसरों के धोखे से आपको बचाना चाह रही है। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे शाओटियन की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ पे अपनी हमली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस जेट टोकन को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर से लिन फेंग को वहाँ पे जी मिंग के ग्रैंडफादर की आवाज सुनाई देती है, जो कि लिन फेंग को वहाँ पे उसके माता पिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस समय मैं तुम्हारे माता पिता से मिला था उस समय तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी और उन्हें एक बच्चा होने वाला था, और हाँ तुम अपनी माँ का नाम जानना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी माँ का नाम जी हाउ किंग यू था, जो कि जी हाउ क्लैन से बिलोंग करती थी, यानी कि लिन यू का कहना बिल्कुल ठीक था। पर अभी लिन फेंग वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ऊपर हवा में एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे वहाँ पे लिन फेंग को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, लिन फेंग कहाँ हो तुम। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक एल्डर निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये कोई आम एल्डर नहीं था बल्कि ये होली आइलैंड के लॉ एल्डर थे, और अगर ये खुद यहाँ पे आए हैं तो जरूर कोई बहुत ही बड़ी बात होने वाली है। जबकि हम देखते हैं कि लॉ एल्डर को वहाँ पे लिन फेंग का पता पूछते हुए देखकर तो सुप्रीम एल्डर और लिन यू भी वहाँ पे पहुंच चुके थे लिन फेंग की मदद करने के लिए, लेकिन लिन फेंग ने इशारे से ही उन दोनों को वहाँ पे पीछे रुकने के लिए बोल दिया था, क्योंकि लिन फेंग खामखा उन्हें अपने इस मैटर में नहीं फंसाना चाहता था, और उन दोनों से ही कहता है कि आप चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे उड़ते हुए सीधा लॉ एल्डर के सामने ही आ गया था, जहाँ लिन फेंग उस एल्डर के सामने जाते हुए कहता है कि मैं ही हूँ लिन फेंग, क्या आपको मुझसे कोई काम था। जिस पे वो एल्डर भी लिन फेंग को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें होली लॉर्ड ने याद किया है, वो तुमसे ध्यान और बाकी सभी की मौत के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज तुम मेरे साथ कोऑपरेट करते हुए मेरे साथ चलो। अब उस लॉ एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी थोड़ा गुस्से से उनसे सवाल करते हुए पूछता है, कौन है ये होली लॉर्ड। जिस पे वो एल्डर लिन फेंग को जवाब देते हुए कहता है कि उन्हें हम बाकी की सारी बातें जाकर हमारे टेंपल के अंदर डिस्कस करें। और ये कहकर वो एल्डर लिन फेंग को अपने पीछे आने का बोलकर खुद वहाँ पे सीधा उस पोर्टल के अंदर चला गया था, जो देखकर शाओटियन वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहता है, मास्टर मुझे तो ये बुढ़ा धोखेबाज लग रहा है। जिस पे लिन फेंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और ये कहकर लिन फेंग भी वहाँ पे उसके पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर चला गया था, जहाँ लिन फेंग को उस पोर्टल के अंदर जाते हुए देखकर सुप्रीम एल्डर और लिन यू दोनों को ही वहाँ पे लिन फेंग की चिंता हो रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें होली टेंपल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें उस लॉ एल्डर के हाथों में एक जेट क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसके अंदर जब लिन फेंग ने ध्यान और बाकी सभी को मारा था
वो सब कुछ दिखाई दे रहा था, जिसको देखते हुए लॉ एल्डर वहाँ पे ये भी समझ चुके थे कि उस सारे मैटर में लिन फेंग की कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए लॉ एल्डर लिन फेंग को वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आज ही होली लॉर्ड तक ये रिपोर्ट पहुंचवा दूंगा और तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इंसाफ भी दिला के रहूंगा। और ये कहकर लॉ एल्डर वो जेड क्रिस्टल वहाँ पे अपने एक सोल्जर को देते हुए कहते हैं कि इसे जल्दी से होली लॉर्ड तक पहुंचा दो। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सोल्जर भी वहाँ पे उसका आदेश मानते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया था, जिसके जाते ही लिन फेंग वहाँ पे उस एल्डर का शुक्रिया अदा करता है, जिसपे लॉ एल्डर भी स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हाँ तुम मुझे अंकल कहकर भी बुला सकते हो क्योंकि तुम सोर्ड किंग लिन ज़ाओटियान के जो बेटे हो, और उसी के साथ साथ तुम जी हाओ किंग यू के भी तो बेटे हो जो कि हमारे क्लैन का प्राइड है। अब उस लॉ एल्डर की ये बात सुनकर लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है तो इसका मतलब है कि आप मेरे माता पिता को जानते थे, जिसपे वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बहुत ही अच्छी तरह से, जिसपे लिन फेंग दोबारा उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, जिसपे वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे अंकल जी हाओ जियान को जानता हूँ, जिसके पास अभी तक भी एक जेड क्रिस्टल मौजूद है जिसके अंदर तुम्हारे माता पिता की कुछ मेमोरी स्टोर है। अब उस लॉ एल्डर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था, जो देखकर वो लॉ एल्डर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अंकल को यहाँ पे बुला सकता हूँ। अब ये सुनकर लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है क्या अंकल के साथ मेरी मदर भी यहाँ पे आएंगी, जिसपे लॉ एल्डर वहाँ पे लिन फेंग को जवाब देते हुए बताते हैं नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा यानी तुम्हारे नाना बहुत ही ज्यादा बीमार हैं, जिन्हें सिर्फ गॉड ऑफ लाइफ वाटर से ही ठीक किया जा सकता है, और तुम्हारी मदर उसी वाटर ऑफ लाइफ की तलाश में इधर उधर भटक रही है। जिसपे लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है तो क्या मैं खुद उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकता, जिसपे लॉ एल्डर लिन फेंग को जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी तुम्हारी मदर जिस जगह पे मौजूद है वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें वर्चुअल गॉड रियलम की 6th लेवल तक पहुंचना होगा, उसके बाद ही तुम उस अभ्यास के अंदर जा सकते हो जहाँ पे तुम्हारी माँ उस होली वाटर की तलाश कर रही है। अब लॉ एल्डर की ये बात सुनकर लिन फेंग उनसे वहाँ पे अगला सवाल करते हुए पूछता है लेकिन मेरे ग्रैंडपा को हुआ क्या था जो उनकी इस तरह से इतनी बुरी हालत हो गई, जिसपे लॉ एल्डर भी लिन फेंग को जवाब देते हुए बताते हैं कि आज से काफी साल पहले वो एक अभ्यास को एक्सप्लोर कर रहे थे जिसके अंदर से एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलता था, पर तुम्हारे ग्रैंडपा को इस बारे में कोई भी एहसास नहीं था, और इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी दुनिया के लोगों ने अचानक से ही तुम्हारे ग्रैंडपा के ऊपर हमला करते हुए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके चलते अब उन्हें सिर्फ होली वाटर की मदद से ही ठीक किया जा सकता है। जिसपे लिन फेंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए लॉ एल्डर से कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इन बीते सालों में आखिर मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए गूशन कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं आई, क्योंकि उन्हें तो पता ही होगा कि मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ वहीं पे रह रहा था। जिसपे लॉ एल्डर वहाँ पे लिन फेंग को जवाब देते हुए बताते हैं असल में तुम्हारे पिता लिन ज़ाओटियान के बहुत ही ज्यादा दुश्मन थे, और अगर उस समय तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए गूशन कॉन्टिनेंट में आती तो तुम्हारे पिता के दुश्मनों को भी तुम्हारे बारे में पता चल जाता, जिसके चलते वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते थे। बस इसी डर के चलते आज तक तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाई, क्योंकि वो तुम्हें सेफ रखना चाहती थी ताकि तुम वहाँ पे सेफ रहते हुए बड़े हो सको। अब लॉ एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उदास होते हुए कहता है कि वहाँ पे अकेले रहने से तो अच्छा था कि मैं अपने माता पिता के साथ खतरे में ही रहता, कम से कम मुझे उनका साथ तो नसीब होता। और ये कहते कहते लिन फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो चुका था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लिन फेंग को उसके मेंशन के कोड यार्ड में ही देखते हैं, जहाँ पे लिन फेंग इधर उधर टहलते हुए अपने माता पिता के बारे में ही सोच रहा था। और तभी अचानक से शाओटियन वहाँ पे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछता है मास्टर आपको क्या लगता है क्या वो एल्डर वाकई सच बोल रहा था, जिसपे लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि वो टॉप 10 ग्रेट एल्डर्स में से एक है, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है उस हिसाब से तो वो सच ही बोल रहे थे। जिसपे शाओटियन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है तो इसका मतलब है कि वाकई आपके पिता लिन ज़ाओटियान एक ट्रू गॉड बन चुके हैं। चलो अच्छा ही हुआ कि हमें भी उनके बारे में पता चल गया, क्योंकि अब हमारा भी कोई आइडल है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, और उनको फॉलो करते हुए फ्यूचर में उनकी तरह महान भी बन सकते हैं। जिसपे लिन फेंग वहाँ पे उसका मुंह बंद करते हुए कहता है सिली बर्ड तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, फिलहाल के लिए वो सब बहुत ही ज्यादा दूर है। अभी तो फिलहाल के लिए सबसे पहले हमें इस दुनिया के अंदर अपने कदम जमाने हैं, और ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं मास्टर आखिर आप बार बार ट्रेनिंग के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं, मैं यानी शाओटियन तो बस किसी ऐसी जगह की तलाश में हूँ जहाँ पे मैं लेट कर बस मजे से आराम कर सकूँ। और ये कहते हुए शाओटियन वहाँ पे नीचे जमीन पे ही लेट गया था, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करके ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है ये पागल पंछी नहीं सुधरने वाला। और अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी लॉ एल्डर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे उनके साथ एक और भी पसंद था, जिसे वो वहाँ पे लिन फेंग से मिलवाते हुए कहते हैं लिन फेंग यही है तुम्हारे अंकल जी हाओ जियान। अब लॉ एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी उसे वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने लगा था। इवन हम देखते हैं कि लिन फेंग को तो वहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक भी हो रहा था, पर तभी लॉ एल्डर वहाँ पे उससे कहते हैं कि लिन फेंग को उसके माता पिता के बारे में बताओ। जिसपे अंकल जियान भी वहाँ पे अपने पास एक जेड क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए लिन फेंग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम एक बार इसे देख लो, उसके बाद ही तुम ये डिसाइड करना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ या नहीं। और ये कहते हुए अंकल जियान ने वहाँ पे उस जेड क्रिस्टल की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि ऊपर हवा में एक
प्रोजेक्टर बन गया था जिसके अंदर लिन फेंग को वहाँ पे अपने माता पिता दिखाई देते हैं जिनके हाथों में लिन फेंग मौजूद था। लिन फेंग का बस अभी अभी ही जन्म हुआ था जिसके चलते उसके माता पिता दोनों बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और तभी लिन फेंग की माँ वहाँ पे लिन फेंग के पिता से कहती है, क्या तुमने अभी तक अपने बच्चे का नाम नहीं सोचा? जिस पे लिन फेंग के पिता काफी ज्यादा सोच विचार के बाद लिन फेंग का नाम रखते हुए कहते हैं कि आज के बाद से हम अपने बच्चे को लिन फेंग कहकर बुलाएंगे और मुझे पक्का यकीन है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक नया फ्यूचर लेकर आएगा जो कि सभी लोगों के लिए रोशनी की एक नई किरण होगी और इसी तरह मेरा बेटा अंधकार में डूबे हुए लोगों के लिए एक सुप्रीम गॉड बनते हुए उन सभी की रक्षा करेगा। लिन फेंग के पिता की सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग की माँ के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे अपने बेटे से बात करते हुए कहती है, मेरे बेटे तुम्हें फ्यूचर में अपने पिता लिन ज़ाओटियान को भी सरपास करना होगा जिनके आगे किसी की भी नहीं चलती। तुम्हें उन्हें भी पावर लेवल के मुकाबले में पीछे छोड़ना होगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर लिन फेंग जो कि अभी बस एक बच्चा ही था वो भी अपनी माँ की ये बात सुनकर खुश होते हुए अपनी माँ के साथ खेलने लगा था और ये देखकर सबसे ज्यादा खुशी तो उसके पिता को ही हो रही थी। जबकि ये सब देखकर तो बेचारा लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था। ये पहली बात था जब वो अपने माता पिता को एक साथ देख पा रहा था इसलिए उसका इमोशनल होना तो बनता ही था। जबकि लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से इमोशनल होते हुए देखकर उसके अंकल जियान के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी और वो जल्दी से आगे बढ़कर वो जेड क्रिस्टल वहाँ पे लिन फेंग को ही देते हुए कहते हैं, इसे अब तुम ही अपने पास रख सकते हो। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे इमोशनल होते हुए अपने अंकल का शुक्रिया अदा करने लगा था क्योंकि लिन फेंग के लिए तो ये उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। लेकिन अंकल जियान लिन फेंग को वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, फैमिली के लोग एक दूसरे का शुक्रिया अदा नहीं करते। अब ये सुनकर तो लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद वो अपने अंकल जियान से अगला सवाल करते हुए पूछता है कि मैंने सुना है ग्रैंडपा बहुत ही बुरी तरह से बीमार है, तो अब उनकी तबीयत कैसी है? जिस पे अंकल जियान भी वहाँ पे उदास होकर लिन फेंग को जवाब देते हुए बताते हैं, नहीं उनकी तबीयत दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है। हम बस कुछ खास मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंकल जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर अंकल जियान से कहता है, अगर अभी तक ग्रैंडफादर जिंदा है तो मेरे मास्टर पलक छपकते ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। अब शाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि अंकल जियान के साथ साथ ला एल्डर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दोनों ही वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या वाकई ही? जिस पे लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिला देता है। इसलिए हम देखते हैं कि अंकल जियान लिन फेंग को वहाँ पे लिन फेंग को ज़ियाओ क्लैन में ही ले जाने का डिसाइड करते हैं, जिसके चलते वो लिन फेंग को लेकर एक टेलीपोर्टेशन एरे के पास आ चुके थे और उसे वहाँ पे एक्टिवेट करते हुए लिन फेंग को लेकर अपने ज़ियाओ क्लैन की तरफ रवाना हो चुके थे, जहाँ लिन फेंग को जाते हुए जी मिंग और उसके ग्रैंडफादर भी देख रहे थे। जो देखकर जी मिंग वहाँ पे परेशान होते हुए अपने ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा लिन फेंग ज़ियाओ क्लैन में जा रहा है और मुझे नहीं लगता उसका ये सफर इतना ज्यादा आसान होने वाला है। जिस पे ग्रैंडपा जिन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपनी पोती को जवाब देते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, लिन फेंग खुद एक टाइगर है जिसे अभी के लिए हट कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। अपने ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जी मिंग भी वहाँ पे शांत हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपने मन ही मन में लिन फेंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।